हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। क्लास 11th में हो, बीकॉम में हो, बीबीए में हो, एमबीए में हो, हर एक अकाउंटेंसी में ये कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशन जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक शॉर्ट शॉर्ट रील भी है हर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपने देखी है सो यू माइट बी फेमिलियर विद इट, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है सो दिस इज द वन शॉट एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, दे आर सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रतन टाटा, ठीक है, और टाटा कंपनी, ये दोनों अलग अलग है। अगर टाटा कंपनी को लोन चाहिए तो वो टाटा कंपनी के नाम पे लोन लेंगे, ना कि रतन टाटा के नाम पे लेंगे। और अगर रतन टाटा को लोन चाहिए तो वो रतन टाटा अपने नाम पर लोन लेंगे, ना कि टाटा कंपनी के नाम पे लोन लेंगे। सो कंपनी और बिजनेसमैन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, ठीक है। सो बिजनेस और ओनर आर ट्रीटेड टू सेपरेट एंटिटीज। सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में। अगर जो बिजनेस ओनर है वो कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है, बिजनेस में से पैसा निकालते हैं, तो उसको हम ड्रॉइंग्स की फॉर्म में ट्रीट करते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको हम ऐसे पैसा तो नहीं निकाल सकता बिजनेसमैन, ठीक है। तो उसलिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर आर नॉट द बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। ओनर ने कपड़े खरीदे अपने लिए तो वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है जिसको हम ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। सो दिस हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, की एक्चुअल बिजनेस का स्टेट क्या है। अगर आपकी खुद की शॉप है तो ये नहीं कि आप अपनी शॉप में से खुद ही सामान उठा उठा के लेके जा रहे हो। सो यू हैव टू राइट इट डाउन कि आपने इतना सामान लिया है, ठीक है। सो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है शॉर्ट में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसका ये मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स मेजर होती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। जो नॉन मॉनेटरी है उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सैलरी मिली है 20,000 की तो आप रिकॉर्ड करोगे। अगर एम्प्लॉय आपका बहुत लॉयल है तो रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। आपका एम्प्लॉय बहुत डिसऑनेस्ट है, हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके डिसऑनेस्ट होने के साथ आपको लॉस हो सकता है, वो आप रिकॉर्ड करोगे। सो जो ट्रांजेक्शन आपको मनी की फॉर्म में मेजर हो रही है आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, इसलिए इसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी हो जाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी मेजर हो सकती हैं, बस उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, बाकी नॉन मॉनेटरी वालों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी थिंग्स जैसे ऑनेस्टी, स्किल्स, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और इजी हो जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना। और ये सिर्फ ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे शो होती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो नहीं होती। गोइंग कंसर्न का मतलब है गोइंग कंसर्न, ठीक है। जो बिजनेस है काफी लंबे टाइम के लिए चलेगा। कोई भी बिजनेस खोलने से पहले ये नहीं सोचता कि यार 2 साल के लिए बिजनेस चलाना है, 2 महीने के लिए बिजनेस चलाना है। हम बिजनेस को खोलते हैं और ये दिमाग में होता है कि दिस विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो ये बिजनेस का अजम्पशन होती है कि हम कंटिन्यू करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं उसके कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। अपने जिस कॉस्ट पे एसेट को खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज टेबल खरीदा 20,000 का, सो मैं अपने एसेट साइड पे टेबल को 20,000 लिखूंगी, ना कि उसका मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट में अगर मैं आज टेबल बेच रही हूँ वो 16,000 का बिक रहा है तो मैं अपने अकाउंट्स में उसको 20,000 ही लिखूंगी। इसका आगे भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन गोइंग कंसर्न में इसका यही मतलब है कि बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। हेल्प करता है लॉन्ग टर्म अकाउंट्स को बनाने के लिए। और मशीन अगर आपने 1,000 की खरीदी है तो उसको कॉस्ट पे आप शो करोगे, ठीक है। इट अज्यूम बिजनेस विल कीप इट यूजिंग इट, बिजनेस उसको यूज करता रहेगा और उसके बाद हम उसको उसी कॉस्ट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं अपने एसेट्स को, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, अगर मुझे अपने बिजनेस का बताना है कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स में भी हम देखते हैं कि कोई कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में। तो हम कैसे देखते हैं, हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं। सो बैलेंस शीट हमारी 12 महीने की होती है, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है। अगर तो बिजनेस ऐसे चलता रहेगा तो पता नहीं लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। सो बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है इक्वल टाइम पीरियड में, ताकि हम रेगुलरली चेक कर सके मेरा बिजनेस किस स्टेट पे पहुंचा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। सो इक्वल टाइम पीरियड 12 12 महीने का, ठीक है।
तो यूजली एक साल का लिया जाता है, 12 मंथ्स होता है प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए। ठीक है, हर साल मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर दो 2024 का मुझे चेक करना है मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, मैं इससे कंपेयर कर सकती हूँ 2025 से। ठीक है, बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। ठीक है, कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। कुछ कंपनीज कुछ बिजनेस ये भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो कंपनीज है बिजनेसेस हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का यूज करते हैं अपना काउंटिंग पीरियड। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है जो हमने उसमें बिजनेस एंटिटी में, सॉरी बिजनेस एंटिटी में नहीं, जो हमने यहाँ पे गोइंग कंसर्न में भी कुछ कुछ था इसके पॉइंट्स। ठीक है, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। आपने जो गोइंग कंसर्न है आपने सिर्फ यही सोचना है कि जो बिजनेस है वो अज्यूम्ड है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये है कि एसेट को हम उसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैंने आज टेबल 20,000 का खरीदा तो मैं इसको 20,000 पे ही रिकॉर्ड करूंगी, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की आज उसकी वैल्यू क्या है। अगर आज वो टेबल की वैल्यू 16,000 है तो 16,000 नहीं लिखूंगी, 20 का 20,000 ही लिखा रहेगा। Assets are recorded at the purchase price, मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है while recording. This ensure the reliability of the रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स है वो रिलायबल है, ट्रू है। ठीक है, लैंड को अगर आपने 5 लाख पे खरीदा तो सेम आप 5 लाख पे ही उसको लिखोगे, ओरिजिनल कॉस्ट को ही यूज किया जाता है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बाद में हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने के टाइम पे हम उसकी ट्रू वैल्यू ही लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू जिसपे खरीदा होता है या बेचा होता है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कि दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपने आज टेबल खरीदा 20,000 का तो आपके पास क्या आया, आपके पास एसेट आया। आपसे गया क्या, आपसे पैसा गया, तो उसमें भी डेबिट क्रेडिट है ना। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इट कीप्स द अकाउंट्स बैलेंस, इससे क्या होता है अकाउंट बैलेंस रहता है। आपने ट्रायल बैलेंस पे देखा होगा, एक डेबिट साइड होती है एक क्रेडिट साइड, दोनों मैच करती हैं। जब हम बैलेंस शीट भी देखते हैं तो एसेट और लाइबिलिटी साइड होती है वो भी मैच करती है। तो डुअल कॉन्सेप्ट रहता है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल है, अगर ओनर ने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी है तो कैश उसका बढ़ेगा और कैपिटल भी उसकी बढ़ेगी, तो उसमें दो ट्रांजेक्शन आ रही हैं। ठीक है, बोथ साइड्स इक्वल होनी, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। जनरल में, लेजर में, हर जगह आपने देखा होगा डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल रहती है, क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट को यूज करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसका ये मतलब है कि रेवेन्यू उस टाइम पे रिकॉग्नाइज होगी, इनकम उस टाइम पे रिकॉग्नाइज होगी जब उसको कमा लिया जाएगा। ठीक है, कैश रिसिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने गुड बेचा क्रेडिट पे 10,000 का तो उसको हम इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने आज सामान बेचा 10,000 का, उस बंदे ने मुझे 10,000 नहीं दिए, लेकिन मैंने तो सेल कर दी ना, मैंने तो उसको गुड दे दिया, तो मैं उसी दिन 10,000 लिख लूंगी अपने अकाउंट्स में। उसने पैसे चाहे वो बाद में भी दे, स्टिल मैं 10,000 लिख लूंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सेल कर दिया, सामान चला गया। सो 10,000 आई विल रिकॉर्ड। इनकम इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल, जिस टाइम सेल हुई उसी टाइम रिकॉर्ड करो, पैसा बाद में भी आ सकता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है हमारे एक्सपेंस और हमारी इनकम, रिलेटेड इनकम और रिलेटेड एक्सपेंस उसी टाइम पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे एक महीने का है तो उसी महीने में एक्सपेंस, उसी महीने में इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। एग्जाम्पल से समझो, इसमें क्या है, रेंट ऑफ द शॉप इज मैच विद द सेल्स इनकम। आपको रेंट देना है अपनी शॉप का, वो आपका एक्सपेंस है। आपको जैसे सपोज मार्च के महीने में आपको रेंट भरना है, वो आपका एक्सपेंस हुआ। आपको मार्च के महीने में जितनी इनकम आई है वो आप एक साथ रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप जो रेंट है वो अब भी कर दिया लेकिन जो इनकम है वो आप नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड करोगे, नहीं। जो जिस टाइम का, इसमें टाइम बहुत होता है कि जिस टाइम पे आपने एक्सपेंस करा है उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है, जिस टाइम पे आपको इनकम आई उसी टाइम पे आपको रिकॉर्ड करनी। सो दे शुड बी मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ट्रू प्रॉफिट लॉस क्या हुआ आपको। ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। इट गिव द करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, कि आपको उस महीने में, कुछ लोग मंथ वाइज करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, सेमी एनुअली भी करते हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर। अब हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में करा था कि जब हमने उनको बेच दिया है अपनी चीजों को, जिस टाइम मुझे इनकम आनी है, जिस टाइम मैंने अपना सामान बेचा, ठीक है, मुझे इनकम आनी थी, अगर नहीं भी आई फिर भी मैं उसी टाइम रिकॉर्ड करूंगी। इसमें हम इनकम की बात करते हैं। इसमें हम इनकम और एक्सपेंस, सॉरी इनकम, जो हमारा एक्सपेंस है दोनों की बात करते हैं हम। ठीक है, ट्रांजेक्शन की बात करते हैं दोनों की, इनकम की भी, और अगर हमने कैश आना है उसकी भी, अगर हमने कैश पे करना है उसकी भी, दोनों की बात करते हैं।
सो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर, ठीक है, व्हेन नॉट व्हेन द कैश इज पेड और रिसीव्ड। ये नहीं कि कैश आएगा जाएगा। अगर मुझे रेंट पे करना है, तो अगर मुझे मार्च का रेंट पे करना है तो मैं मार्च में लिखूंगी रेंट पेड। अगर मैंने नहीं पे करा वो मेरा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसी मंथ में ही लिखना है। उसके बाद इनके इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आपने पूरे साल का रेंट पे कर दिया तो आप प्रीपेड लिख दोगे कि मैंने पूरा साल का पे कर दिया, अभी पे करा है, ठीक है, तो आप उस मार्च के महीने में लिख दोगे कि प्रीपेड है, मैंने प्रीपे कर दिया, ठीक है। सो सैलरी ड्यू बट अनपेड इज स्टिल रिकॉर्डेड, ठीक है। इट शोज द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपका एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो पता लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आपने अगर परचेज रिकॉर्ड करी है, सो डू यू हैव द एविडेंस कि आपने परचेज करी है, आपने परचेज करा है। आपने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करी कि आपके पास एविडेंस है कि आपने सेल्स करी है। अपने गेस पे आप नहीं लिख सकते यार मैंने परचेज करी है, सेल करी है, लिख देता। नो, यू शुड हैव द एविडेंस, यू शुड हैव द प्रूफ, ठीक है। सो रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रूफ, ठीक है। आपके पास बिल्स, वाउचर, ये सब कुछ होना चाहिए। इट मेक्स द रिकॉर्ड्स रिलायबल, सच ट्रू बनाते हैं रिलायबल रिकॉर्ड्स को, कि आपके ट्रांजेक्शन सच्चे हैं, ट्रूथ है, ठीक है। जो परचेज इनवॉइस है उसको हम एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। सो नो गेस वर्क इज अलाउडेड कि यार ये सामान मिल नहीं रहा है तो शायद बेच दिया होगा। सो यू शुड हैव द प्रूफ कि हाँ आपने बेचा था, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी, आपने अपने अकाउंट्स को ऐसे फॉर्म करना है, रिकॉर्ड करना है कि कोई और भी उसको वेरीफाई कर सकता हो। सो काउंट इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए, डिफरेंट पीपल उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, आपको समझ आ जाती है। सो इट इंक्रीज द ट्रस्ट इन द अकाउंट्स, जो ऑडिटर है वो भी वेरीफाई करता है। बहुत सारी कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं जो ऑडिट करते हैं क्या आपके अकाउंट सारे सही हैं। सो जो रिकॉर्ड है वो करेक्ट होने चाहिए, प्रूवेबल होने चाहिए, कि अगर आपने ये रिकॉर्ड, आपने एंट्री को रिकॉर्ड करा है तो इसका प्रूफ का है, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, इसलिए लोग बिल संभाल के रखते हैं, है ना। सो नेक्स्ट वी हैव द काउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला है कि जो एसेट है दैट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर है आपका, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। जो हमारा लाइबिलिटी है वो, सॉरी, जो हमारी कैपिटल है वो भी मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरी नहीं बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो ओनर की, तो ओनर पैसा लेके आता है, वो बिजनेस को पैसा देता है, तो बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है। इसलिए जो कैपिटल है वो हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। ओनर का पैसा होता है लेकिन ओनर ने बिजनेस को दिया होता है, तो यहाँ पे कौन सी हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट दिस इक्वेशन, ठीक है। आपने इसमें देखा होगा कि अगर आप इस साइड पे, अगर आपने किसी एसेट को खरीदा है तो आपने या तो क्रेडिट पे खरीदा होगा या तो अपने कैश पे खरीदा होगा। आपसे कैश जाएगा, अगर एसेट आएगा, तो दो ट्रांजेक्शन जरूर होती हैं। इट फॉर्म अ बेस फॉर अकाउंटिंग, आपने गुड खरीदा, ठीक है, फॉर द कैश, एसेट चेंज होगा सिर्फ, तो इक्वेशन रिमेन्स द बैलेंस। इसमें जो इक्वेशन है दोनों साइड बैलेंस होती है, नीचे जो आंसर सेम आता है। अगर आपने ये चैप्टर को करा है, अगर नहीं करा तो आगे आप इसको करोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। हमारे कन्वेंशन शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखा है, दिस इज अ कन्वेंशन। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसमें ये रहता है कि हमने अपने जो प्रॉफिट्स हैं, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे ना इस बार प्रॉफिट होगा, मुझे लगता है, हुआ नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट होगा, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे लॉस हो जाएगा, मेरा ये डेटर है ये भाग जाएगा यार, पैसे नहीं देगा, तो हम उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। डेटर के लिए प्रोविजंस क्रिएट की जाती है, डाउटफुल होते हैं यार पैसा देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, तो उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। मतलब हम लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। प्रॉफिट होगा, मुझे लग रहा है प्रॉफिट होगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में लॉस होगा, आपको बिजनेस में, या आपको लगता है कि यार डेटर भाग जाएगा मेरा, मुझे लॉस हो जाएगा, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यहाँ से याद रखना आपने। इट अवॉइड्स द ओवर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। ओवरली हम प्रॉफिट को मान के नहीं बैठ जाते, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। प्रोटेक्ट करके रखता है बिजनेस को फ्यूचर रिस्क के लिए, ठीक है। आपका जो स्टॉक वैल्यू है वो भी हम कॉस्ट पे लेते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। और इसमें हम लास्ट चैप्टर में आता है आपका, जहाँ पे हमारे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होती है, विच एवर इज लो, हम हमेशा कम वाला लेते हैं, ठीक है। आपका जो लास्ट में सामान बच जाता है, जो क्लोजिंग स्टॉक
होता है, आपको उसको कॉस्ट पे लेना है, मार्केट प्राइस में लेना है। जो कम होता है हम वो लेते हैं, ताकि ओवरली प्रॉफिट ना हो जाए आपको। ठीक है। सो ये सेफ अप्रोच है। सो कंजर्वेटिज्म में आपने याद रखना है कि हम कंजर्व होके चलते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को। एक्चुअल प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते, एक्सपेक्टेड वालों को रिकॉर्ड नहीं करते। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो मेथड यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड को प्रूव मतलब बनाने में, जो भी आप यूज करते हो वही होना चाहिए, वही रिकॉर्ड्स आपके, वही मेथड चलता रहेगा आपके आपके बिजनेस के लाइफ टाइम में। आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। सो सेम अकाउंटिंग मेथड को आप यूज करोगे हर साल। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हमें उसको वही यूज करना है। जैसे डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज करो तो आप वही यूज करोगे, आप रिटर्न डाउन यूज करो आप वही करोगे, आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। तो आप वही यूज करोगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बिजनेस में हम कंपेयर कर सके कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, अब कितना प्रॉफिट है। अगर हम अपने मेथड को चेंज करते रहेंगे बार बार तो पता नहीं लगेगा। ठीक है। सो इट हेल्प इन कंपैरिजन, कंपैरिजन में हेल्प करता है। चेंज ओनली इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना है तो आप पहले इन्फॉर्म करते हो अपना। अगर आप बिजनेस में, अगर आप बहुत, आपको बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हो कि दैट यू आर चेंजिंग द मेथड। ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो अगर नेसेसरी, लेकिन आप हर साल चेंज नहीं कर सकते, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है। अगर आप एक ही चीज को यूज कर रहे हो तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, आपको पता लगता रहता है यही मेथड यूज करना है। ऑल राइट। फुल डिस्क्लोजर, इसका क्या मतलब है? आपने अगर इंश्योरेंस का चैप्टर पढ़ा हो 11th स्टैंडर्ड में तो आपको पता होगा कि फुल डिस्क्लोजर, पूरा सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, जो आप जैसे टाटा की कंपनी है, गूगल की कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सारे फैक्ट सब कुछ डिस्क्लोज होता है कहाँ पे? ऑनलाइन। ठीक है। गूगल पे सब कुछ होता है। वो अपने सब कुछ बताते हैं लोगों को, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, जो भी सारे लोगों को पता होता है कि क्या इनकी कंपनी में चल रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना एसेट्स, कितनी लाइबिलिटी, सब कुछ। ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। ये हेल्प करता है लोगों को करेक्ट डिसीजन लेने के। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मुझे गूगल में इन्वेस्ट करना है तो मैं सारी गूगल की पहले देखूंगी कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, क्या वो कंपनी डेट में तो नहीं गई हुई। तो सारा कुछ हम देखते हैं, कंपनी बहुत ज्यादा लोन तो नहीं लिया हुआ। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स सब कुछ चेक करते हैं और कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करके रखना है। सो लोन मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट, आपने कितना लोन लिया है। कुछ कंपनी बहुत सारा लोन लेके रखती है। सो दिस गिव द फुल फाइनेंशियल पिक्चर कि उस पूरी कंपनी में चल क्या रहा है, उसका पूरा फाइनेंशियल पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट इज द कन्वेंशन ऑफ द मटीरियलिटी। ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन डिटेल। स्मॉल आइटम्स को हम इग्नोर कर सकते हैं ताकि टाइम एफर्ट पढ़ने वाले का भी और बनाने वाले का भी बचा रहे। ठीक है। जैसे पेन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस नॉट एन एसेट, हम पेन को स्टेशनरी में ट्रीट कर देता है। पेन, पेंसिल, रेजर, स्टेपलर, कितना कुछ हम कंपनी में अगर यूज करते हैं तो हम उसको एक स्टेशनरी नाम देते हैं। ये नहीं कि यार मैंने पेन 10 रुपए का लिया था ये भी लिख दूं, कॉपी 10 रुपए की लिखी थी ये भी लिख दूं। सो हम उसको एज ए स्टेशनरी के नाम से लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेजर आइटम्स को सेपरेटली आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसे आपने कोई बिल्डिंग ली, वो आपका कोई डेटर है, वो क्रेडिटर कौन से है वो आपने लिखना है। तो आपको सब कुछ एक्चुअली में रिकॉर्ड करके रखना है। अब जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर्स करते रहोगे आपको पता लगता रहेगा कि ये रूल्स, ये जो कन्वेंशन हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है। आई होप यू गेट ऑल द कन्वेंशन, ऑल द कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी कन्वेंशन आपको एक्स्ट्रा कराया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर।